Hello friends, you are welcome to our YouTube channel. My name is Anthony sir and our channel name is English Grammar with Anthony sir. I hope you are enjoying our channel and you are enjoying the content. आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो स्पेशली एक रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट से कि एक्टिव पैसिव के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो CBSE में क्लास 9 एंड 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और स्टेट बोर्ड में हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 8, 9, 10 हर एक जगह पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये जो कंटेंट है वो आपको पूछा जाता है और इसीलिए ये टॉपिक आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको पहले बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। बच्चे लोग जहाँ ज्यादातर गलती कहाँ पर करते हैं, वो लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस चेंज करने में बहुत जल्दी कर देते हैं और वो चेंज करना सीखते हैं, पर जब उनको पूछा जाता है कि बच्चों बताओ कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, तो वो लोग नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है। अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में जब आपको 2+2 सिखाया गया है, कैसे होता है वो सिखाया गया। 2+2 4 होता है वो नहीं सिखाया कि भाई इसका जवाब 4 होता है, आप सिर्फ 4 को रट्टा लगा के लो, आगे जाके एग्जाम में आपको काम आएगा। पर एग्जाम में आपको 4+4 पूछ लिया, अगर आपने 4 को लर्न करके रखा है तो वहां पर आप 4 ही लिखोगे, पर आपने मेथड सीख दिया है, टेक्निक सीख के लिया है, तो फिर उसको भी चेंज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 4+4 8 आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको मेथड पता है, टेक्निक पता है। तो यहाँ पर भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो रूल्स है वो आप लर्न करते हो, आप समझते हो, पर उसके साथ साथ उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या है, वो आप समझ के लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इज दैट फॉर्म द ट्रांजिटिव वर्ब दैट शोज whether the subject of the sentence is the doer of the action or has the action done to it। तो यहां पर दो चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब जो एक्शन करता है, एंड और हैज द एक्शन डन ऑन इट, या तो फिर जिसके ऊपर एक्शन हुई है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डूअर ऑफ द ऑब्जेक्ट उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और हैज द एक्शन डन ऑन इट उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अभी क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है वो अगर सेंटेंस की शुरुआत में होता है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है, और ऑब्जेक्ट है वो हमारे सेंटेंस की शुरुआत में होता है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलेंगे। हिंदी में एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मैंने ऐसा सवाल पूछा है कि किसने ये रूम साफ किया, तो मेरा सवाल है किसने, उसका आंसर आएगा मैंने ये रूम साफ किया। तो मतलब मैंने, जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो सेंटेंस की शुरुआत में एक्टिव वॉइस। पर अगर ऐसा पूछता हूं ये रूम किसने साफ किया, मतलब मैंने क्वेश्चन ही पैसिव वॉइस में पूछा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रूम है जिसके ऊपर काम किया गया है उसको सेंटेंस की शुरुआत में रखा गया, तो वो आंसर कैसे आएगा, ये रूम मैंने साफ किया। तो यहां पर आंसर देते वक्त भी हम लोग ऑब्जेक्ट को पहला स्थान देते हैं, मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब जहां पर सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ द एक्शन वो सेंटेंस की शुरुआत में होता है, और पैसिव वॉइस जहां पर ऑब्जेक्ट जो रहता है जिसके ऊपर काम हुआ है उसको हम लोग सेंटेंस की शुरुआत में रखेंगे। अभी इसकी जरूरत क्या होती है, इसकी जरूरत बहुत होती है एक्चुअली। हम लोग बगैर पैसिव वॉइस भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ बोल सकते हैं। पैसिव वॉइस नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, पर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बड़ी स्टेज पे जाता हूँ और स्पीच देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये महान कार्य सो एंड सो ने किया है, ठीक है, तो मैंने पैसिव वॉइस सेंटेंस बताया। मैं ऐसा उसकी जगह पर मैं बोल सकता हूँ उसने, जो भी व्यक्ति है सो एंड सो ने ये महान कार्य किया है, तो मैंने एक्टिव वॉइस बताया, पर मैंने ये महान कार्य, जो महान कार्य उसको मैंने प्राधान्य दिया, उसको पहला स्थान दिया, तो मुझे पैसिव वॉइस में बोलने की जरूरत पड़ेगी और तुम बोलना सीख जाओगे पैसिव वॉइस सेंटेंस, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट अस सी सम रूल्स। जब हम लोग एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यही तुम्हारी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो उसके लिए क्या होता है। और जनरली 9th में भी एक्टिव वॉइस, 9 CBSE में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना पूछा जाता है, और जो 10 CBSE होती है वहां पर
तुमको चेंज करना नहीं पूछेंगे, पर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे डाल देंगे कि जहां पर पैसिव वॉइस का वर्ब फॉर्म जो होता है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमें तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आता है। नहीं, आता है, क्योंकि 10 सीबीएसई का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस है। ओके ओके, तो देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव सेंटेंस। द प्रीपोजिशन बाय इज पुट बिफोर इट। ये सारे रूल्स मैं आपको एक ही सिंपल तरीके में एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए। अभी सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है वो कैसे, एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसे होता है, ये एक्टिव वॉइस है, उसका स्ट्रक्चर जनरली होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो? जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में हम लोग देखते हैं ये चीज आगे आ जाएगी, क्योंकि हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले चाहिए और ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। अभी क्या बाकी रह गया? ये वर्ब पार्ट है, तो वर्ब उसकी जगह पर ही रहेगा और यहां पर बाय आ जाएगा। याद रखो, ये बाय यहां पर आ जाएगा। तो चेंजेस हमने कहां पर किया है? देखो, सब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लेकर गए, ऑब्जेक्ट जो है पैसिव बनाना है इसलिए हम लोग ने सेंटेंस की शुरुआत में लेकर आ गए, और वर्ब पार्ट जो है उसको उसी की जगह पर रख दिया, पर वो सेम टू सेम नहीं रहेगा, वहां पर भी कुछ चेंजेस आएंगे, और ऐड किया है वो है बाय। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस का। और हम लोगों को हर एक टेंसेस के हिसाब से ये स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस आते हैं, मतलब चेंजेस कहां पर आएंगे? यहां पर ही आएंगे। वो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वो मेन वर्ब का फॉर्मेट चेंज होगा, बस टेंसेस के हिसाब से चेंजेस यहां पर रहेंगे। बाकी ये जो जनरल चेंज है, ऑब्जेक्ट यहां पर, सब्जेक्ट यहां पर, वो सेम टू सेम रहने वाला है। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो बेसिक रूल है वो मैंने आपको समझा दिया है कि चेंज करते वक्त हम लोगों को क्या करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए वो उसी के अंदर आ गए। नाउ लेट अस सी चेंजेस हम लोग कैसे करते हैं। जो प्रोनाउन जो होते हैं दे आर चेंज। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हो जाएंगे। ओके, क्यों, व्हाई? उसका जवाब यही है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाते हैं। आफ्टर ऑल वो जगह तो ऑब्जेक्ट की है ना। यहां पर मैं बताता हूं, जब भी हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं उसका पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जब हम लोग सब्जेक्ट को ये जगह पर लेकर आते हैं तो ये जगह तो कौन सी है? किसकी है जगह? ऑब्जेक्ट की जगह है। ठीक है, और ये जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर पहले लेकर आते हैं तो ये जगह किसकी है? सब्जेक्ट की जगह है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस लेगा, इनमें से कोई यूज करना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेगा। अंडरस्टैंड? ओके, एग्जांपल के थ्रू सीख लेते हैं। अगर मैंने सेंटेंस बनाया आई कॉल्ड हिम, एक्टिव वॉइस है क्योंकि कॉल करने वाला कौन है? आई है। किसको कॉल किया गया? हिम है। ओके, तो यहां पर मैंने हिम इस्तेमाल किया क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह है। अभी यही पैसिव में मुझे यहां पर लाना पड़ेगा और इसको पैसिव में मुझे यहां पर लेकर जाना पड़ेगा। तो कैसा होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर है, भले ही वो ऑब्जेक्ट है पर सब्जेक्ट की जगह पर है, देन इट विल बिकम ही, क्योंकि मुझे यहां से चूज करना है, सब्जेक्टिव केस में से चूज करना। ही वॉज कॉल्ड। अभी आप मुझे पूछोगे सर ये कॉल्ड का वॉज कॉल्ड क्यों हो गया? यस, वो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी एक बात है कि ये जो सब्जेक्ट है, जो आई है, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पर है, वो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है बाय मी। ओके, इज इट क्लियर? तो जो प्रोनाउंस होते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। तो जब ये प्रोनाउन उसकी जगह चेंज करता है तो कौन सी जगह पर रखा गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। तो मी, अस, यू, देखो यू रिमेन सेम, यू रिमेन सेम, बट हिम, हर, इट रिमेन सेम। तो जो सेम रहता है वो भी आप ध्यान में रखो, और दे का हो जाएगा देम। तो प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट रूल, टेंसेस।
चेंज इन टेंसेस। ओके, टेंसेस जो होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं हम लोग देखेंगे। सी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में V1 आता है, ये फॉर्मेट होता है V1, फिर उसके बाद यहाँ तो रहेगा SES या तो IES, जो कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ठीक है। पर वही सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में आ जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एम, इज, आर, इनमें से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड रहेगा, और मेन वर्ब हो जाएगा V3। एक बात याद रखो यहां पर कि टेंसेस में, पैसिव वॉइस में हर एक जगह पर देखो क्या है, V3, मेन वर्ब ऑलवेज V3, भले वो कोई भी टेंस हो, सिर्फ चेंज हो रहा है वो है हेल्पिंग वर्ब। ओके, हाँ ओके। एक और सीक्रेट में देता हूं, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको लर्न करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। देखो, जहां कहीं पर भी एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब, अगर एक रहेगा, मेन वर्ब एक ही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पैसिव वॉइस में दो हो जाएगा, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, एक मेन वर्ब हो जाएगा। यहां पर भी देखो, फिर ऐसे कोई है जहां पर दो है, यस, दो भी हो सकते, ये विल हैव, तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका मतलब यहां पर तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे और एक मेन वर्ब हो जाएगा। तो सिंपल वही फंडा याद रखो, अगर जीरो है तो यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब, अगर यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर तीन हेल्पिंग वर्ब। अभी तुमको यही याद रखना है कि कौन सा वर्ड ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोगों को वॉज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, V3 रिमेन सेम। सिंपल फ्यूचर में विल यहां पर है तो हमें सिर्फ बी ऐड करना है और V3 रिमेन सेम। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, एम इज आर यहां पर है प्लस V4 है, तो यहां पर एम इज आर प्लस बीइंग, बीइंग हम लोगों को ऐड करना है। फिर यहां पर है पास्ट प्रोग्रेसिव, वॉज सिंगिंग, तो वॉज बीइंग, बीइंग हम लोगों को ऐड करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज प्लस V3 है, तो यहां पर बीन ऐड करना है। एंड पास्ट परफेक्ट में हैड, हेल्प्ड, हैड प्लस V3 है, तो यहां पर भी बीन ऐड करना है। और फ्यूचर परफेक्ट है, वहां पर विल हैव, दो है विल हैव, तो यहां पर विल हैव के साथ बीन ऐड करना है। ओके, और दूसरी एक बात मुझे बतानी है, इसके अलावा और कोई टेंस नहीं है जिसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं, मतलब और कौन सा रहेगा, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस। मतलब चार ऐसे टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, और ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। फंडा यही है, जितने हेल्पिंग वर्ब यहां पर है उसमें से एक ऐड करना पड़ेगा। अगर दो ऐसे टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगे ही नहीं, तो उसमें हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गई सिर्फ पॉजिटिव की बात। जब नेगेटिव आता है तो वहां पर भी हम लोगों को एक एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग टेंसेस वाइज हम लोग देखते हैं चेंजेस कैसे किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक या दो एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमको आज के वीडियो के अंदर सारे टेंसेस जो हम लोग ने सीखे हैं वो हम लोगों को कवर करना है। और उसके बाद जो इंपरेटिव है और बाकी के जो सेंटेंस है वो हम लोग पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर यू रेडी? ही रीड्स अ नॉवेल। ओके, रीड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अ नॉवेल, ये आगे आ गया, इज रेड। ओके, ये रेड है, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, क्योंकि ये V3 फॉर्म है। ओके, बट स्पेलिंग होता है सेम रीड, पर तुम्हें रेड प्रोनाउंस करना है। बाय हिम, प्रोनाउन चेंज हो गया, ठीक है। देन नेगेटिव जब आया, ही डज नॉट ओबे, तो नेगेटिव में तो, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ गया है ऑलरेडी, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डज तो हमें एक्सेप्टेड है नहीं, उसको एम इज आर में ही फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और जो मेन वर्ब है उसका V3 फॉर्म हम लिखेंगे। ओके, तो ये इजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इजी है, बाकी के सेंटेंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। देन वी कैन गो टू सिंपल पास्ट टेंस। यहां पर हम लोगों को एक्टिव वॉइस के अंदर, सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर हम लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त सिंपल पास्ट में वॉज, वेयर
प्लस V3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज, वेयर और V3 फॉर्म हम यहाँ पर लिख दिए। नेगेटिव जब होगा तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में आएगा, पर पैसिव वॉइस में सेम हमारे पास जो है वही यूज करना है, वॉज, वेयर प्लस V3। तो वॉज, वेयर प्लस V3। क्वेश्चन फॉर्मेट आता है तो याद रखिए कि क्वेश्चन फॉर्मेट मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट पैसिव करते वक्त हम लोगों को फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट सेम, हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। हु मेट बाय यू। ओके, इजी है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस, जहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रहेगा शाल या तो विल। जैसा मैंने बताया कि एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर है तो एक और ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, बी। ऑब्जेक्ट को पहले ले लो, सब्जेक्ट को लास्ट में ले लो, बाय के साथ ऐड कर दो, टेंसेस के हिसाब से वर्ब का फॉर्म अटैच कर दो, तुम्हारा पैसिव वॉइस रेडी। नेक्स्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यहां पर ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर प्लस V4। एम इज आर जो यहां पर है, ओके, V4 फॉर्म है, तो मतलब यहां पर एक और हेल्पिंग वर्ब ऐड करो तो एम इज आर के साथ कौन सा आ जाएगा, बीइंग। तो हर एक जगह पर बीइंग हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, बाकी का रिमेन रूल्स सेम, सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट लास्ट में, सब्जेक्ट लास्ट में, ऑब्जेक्ट पहले, मेन वर्ब उसके बीच में, मेन वर्ब के बीच में जो चेंजेस आता है टेंसेस के हिसाब से चेंज करके लो। देन द नेक्स्ट वन इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव एक्टिव वॉइस में वॉज, वेयर प्लस ING फॉर्म आता है, यहां पर एक और ऐड करना पड़ेगा, वॉज, वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। हमेशा याद रखो, बच्चे कहां पर गलती करते हैं, यहां पर भी वो ING फॉर्म लिख देते हैं गलती से, और यहां तो फिर दूसरी गलती होती है, वो बीइंग ऐड ही नहीं करते, बीइंग हमेशा भूल जाते हैं। तो याद रखो ये बीइंग हमको ऐड करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव हैज प्लस V3, हैव हैज बीन प्लस V3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 आता है, तो यहां पर हैड प्लस बीन प्लस V3। एंड फ्यूचर परफेक्ट में यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, शाल, विल प्लस हैव प्लस V3, और यहां पर हो जाएगा शाल, विल प्लस हैव प्लस एक ऐड करना है जो है बीन प्लस V3, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसकी जगह चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये है आज के लिए शायद हम लोग इतना ही सीखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में करना है, और बाकी कुछ मिसेलेनियस टाइप्स भी है जिसको हम लोग पैसिव में कैसे करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप समझ लीजिए कि हर एक टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम लोग ने क्या क्या चेंजेस किया है, और ये सीखने के लिए प्रोनाउंस का रूल अच्छी तरह से समझ लीजिए, और जो टेंसेस का टेबल है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, वो लर्न होना चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। और इंपेरेटिव मॉडल्स, वो सारी चीजें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक साथ में लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।